हेलो गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने जो डिस्कस किया था उसके आगे का पार्ट अब हम देखते हैं। हमने इजमेंट एक्ट में देख लिया था उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, एलिमेंट जो हैं वो देख लिए थे। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे फैक्ट्स जो इजमेंट राइट में दावा नहीं किए जा सकते, क्लेम नहीं किए जा सकते, लेकिन देखने से यही लगता है कि उनमें सुखाधिकार का दावा किया जा सकता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस वर्सेस बिहारी लाल। मैंने इसका साइटेशन डेट लिख दिया है साइड में, ये है AIR 1926 का। तो इस केस में क्या बोला गया था कि जो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है, सड़क मार्ग है, राजमार्ग, तो उसमें सुखाधिकार का दावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। आप ध्यान में रखिएगा, हम जब ये केस डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों इसमें सुखाधिकार से लगने वाले मतलब राइट्स को सुखाधिकार नहीं माना गया है, तो आपको उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे इससे पहले उसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर राजमार्ग पे कोई व्यक्ति दावा करता है सुखाधिकार का, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि एक तो जैसे हमने दो ओनर पढ़े थे, दो हेरिटेज पढ़े हैं, डोमिनेंट हेरिटेज, सर्विएंट हेरिटेज एंड डोमिनेंट ओनर एंड सर्विएंट ओनर। तो यहाँ पे राजमार्ग से कहने का मतलब ये तो पता चल गया कि सर्विएंट ओनर मतलब कि जिस भूमि का आप उपयोग कर रहे हो वो किसकी हो गई, सरकार की हो गई। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ अपने घर से लगी हुई जमीन की, घर से लगी हुई सड़क का ही उपयोग कर रहे हो, आप तो दुनिया भर में पूरी सड़क का यूज कर रहे हो ना। तो वैसी कंडीशन में चूंकि वो जमीन आपकी जमीन से लगी हुई नहीं है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट यही है कि आपकी जमीन पे लगे हुए किसी और जमीन का आप यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको खुद की जमीन का, खुद की लैंड का, हेरिटेज का यूज करने के लिए कंपलसरी है कि मतलब जरूरी है, फायदाप्रद उपयोग के लिए जरूरी है कि आप दूसरे की भूमि को भी यूज करो। तो यहाँ पे वैसी वाली कंडीशन है ही नहीं, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो राजमार्ग पे चल रहा है, सड़क मार्ग पे, वैसी कंडीशन में वो सुखाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इससे रिलेटेड मतलब एक दो पॉइंट्स और हैं, उसको मैं डिस्कस कर लूं। जैसे कि गांव की सड़क से बैलगाड़ी आती जाती रही है, ठीक है, तो वो ये सारी चीज जो है कस्टमरी पावर आपको दे सकते हैं कि हमारी प्रथा रही है, बैलगाड़ी उसी रास्ते से होके गुजरती थी। लेकिन समझ लीजिए कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि वहां पे बैलगाड़ी आना जाना निर्बंधित किया जा रहा है, तो वैसी कंडीशन में गांव के लोग ये दावा नहीं कर सकते कि हम इतने सालों से, इतने महीनों से चले आ रहे हैं तो वहां पे हमको सुखाधिकार प्राप्त हो गया है। वो इसका दावा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि यहाँ पे दो ओनर होने चाहिए, दो हेरिटेज होनी चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि गांव के लोग आमतौर पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर यातायात के लिए उसका यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मतलब व्यापारिक उद्देश्य से, इकोनॉमिकल उद्देश्य से, कमर्शियल उद्देश्य से अगर आप सड़क मार्ग का यूज कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में कोई व्यक्ति सुखाधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसमें हम सुखाधिकार इंक्लूड कर देंगे तो वो टैक्स नहीं देने की बात पे अड़ जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट को नुकसान होगा। और यहाँ पे भी वही बात आती है कि दो ओनर यहाँ पे नहीं होंगे। सेकंड देखिए, गोपाल कृष्ण वर्सेस अब्दुल समद। इसमें ये बोला गया है कि सुखाधिकार का दावा करके किसी जमीन को कब्रिस्तान के लिए अधिक मतलब हथियार नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो देखिए, कब्रिस्तान के लिए जो जमीन है, या तो आप खरीदो, मतलब जो कम्युनिटी है जो इसको प्रमोट करती है, वो या तो फिर किसी और से वो जमीन को खरीदे, सरकार से या फिर इंडिविजुअल पर्सन से पैसे के बदले में वो जमीन खरीदे कब्रिस्तान के लिए, फिर या और किसी तरीके से वो अर्जित कर सकती है। लेकिन सुखाधिकार के द्वारा दावा नहीं किया जा सकता कि हमने मतलब यहाँ इतने साल से कब्र मतलब हम यहाँ पे अपनी स्थापित करते आए हैं, तो यहाँ पे हमारा सुखाधिकार है, तो जो असली मालिक है उसको ये हक नहीं है कि वो हमारे कब्रिस्तान के अधिकार को हमसे छीने। ऐसा दावा वो नहीं कर सकते। यानी कि इस केस में क्या बोला गया कि सुखाधिकार के द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का दावा नहीं किया जा सकता। आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। ये जो थर्ड केस है, बोथरा ब्रदर्स लिमिटेड वर्सेस प्रमिला, AIR 1959 का केस है ये। इसमें क्या बोला गया है कि एक ही जमीन पे दो जो सहस्वामी हैं, यानी को पार्शनल बोलिए या फिर दो ओनर जो एक साथ ज्वाइंटली हैं, तो वो एक ही जमीन पे दो सहस्वामी जो है सुखाधिकार का दावा नहीं कर सकते। फिर से यहाँ पे वही बात आती है कि यहाँ पे स्वामी कौन है, एक ही है, जबकि दो अलग अलग स्वामी होने चाहिए जो एक अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए दूसरी की जमीन पे दावा कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब दो ओनर में सुखाधिकार का मतलब विवाद होगा कब, जब उनका जो को पार्टनर है वो सहस्वामी है,
तो उस कंडीशन में अगर उन दोनों के बीच में कोई विवाद होता है, वैसी स्थिति में ही वो दावा लाएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यही बोला जा रहा है कि उनका जो विवाद है भले वो सॉर्ट आउट हो जाए बाद में, उसमें अलग मैटर होगा, क्योंकि जमीन का अगर बंटवारा हो जाता है तब तो वो अलग अलग स्वामी हो गए, और यहाँ पे सह स्वामी बोला जा रहा है, मतलब जमीन का बंटवारा अभी हुआ नहीं है। तो चूंकि एक जमीन पे जितना हक ए को है उतना हक बी को ही होगा, यहाँ पे दो स्वामी होने के नाते इस कारण से दोनों को समान अधिकार होगा, समान स्वामित्व के रूप में, मतलब असली मालिक के तौर पे वो अधिकार उसको यूज करेंगे, डोमिनेंट ओनर की भांति वो यूज करेंगे, ना कि सर्विएंट हेरिटेज पे यूज कर रहे हैं इजमेंट, ऐसा नहीं होगा। ये जो फोर्थ है पन्नालाल वर्सेस बोहरा पन्नालाल AIR 1924, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, जहां भूमि का उपयोग आज्ञप्त है, यानी कि आपको लाइसेंस मिला हुआ है उस जमीन का यूज करने के लिए, किसी भी तरीके से उस जमीन का यूज करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ईजमेंट राइट जो है वो सिर्फ एक इंटरेस्ट है जमीन पे, लैंड पे, आपको और कोई वो राइट नहीं दे रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जहां पे आपको लाइसेंस मिला ही हुआ है ऑलरेडी, असली मालिक जो है, जो अनुसेवी मालिक हम बोलते हैं, सर्विएंट ओनर, उसकी जमीन पे आपको लाइसेंस मिला हुआ है आने जाने के लिए, तो वो अधिकार उस अधिकार का यूज आप एक लाइसेंसी के तौर पे कर रहे हो, ना कि इस आधार पे कि आपको वो सुखाधिकार मिला हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चूंकि सुखाधिकार का दावा अगर वो करने का अधिकारी होता, उसको अगर हम सुखाधिकार मानते, तो ऐसी कंडीशन में जो अनुसेवी स्वामी है, जो सर्विएंट ओनर है, वो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता, प्रतिबंधित नहीं कर पाता जमीन का यूज करने से, जिसके लिए वो कर रहा था, जस्ट लाइक राइट टू वे, मार्गाधिकार के लिए अगर वो यूज कर रहा हो तो। लेकिन लाइसेंसी की हम बात करें तो कुछ कंडीशन में क्या है, लाइसेंस जो है किसी और को हस्तांतरण भी किए जा सकते हैं, समाप्त भी किए जा सकते हैं। इस कारण से ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसको अलग वे में आपको याद रखना पड़ेगा। फिफ्थ जो है अरुमुघा वर्सेज रंगास्वामी AIR 1938, इसमें क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए दो व्यक्ति तो यहाँ पे रहेंगे ही जिनके बीच डिस्प्यूट होगा, तो मान लीजिए ए की जमीन पे एक वृक्ष है, उस वृक्ष की डालियां, शाखाएं बी की जमीन तक पहुंच जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ए जो है, अगर बी की जमीन में जाके अगर ए की जो वृक्ष है वो बी की जमीन पे जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको न्यूसेंस माना जाएगा, उपताप माना जाएगा, और इसलिए बी यानी कि जो असली मालिक है, जिसका वृक्ष नहीं था लेकिन जिसकी जमीन पे उसकी डालियां आ गई हैं, वो उसको काट सकता है। इस पे जो ए है, जो पेड़ का और पहली वाली भूमि का मालिक है, वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे सुखाधिकार प्राप्त है इसलिए मेरे वृक्ष की डालियां उसके घर में भी जा सकती हैं, उसको काटने का अधिकार नहीं है, ऐसा वो दावा नहीं कर सकता है। देखिए, जो वृक्ष से रिलेटेड है उसमें एक दो पॉइंट्स मैं और बता दूं कि जैसे बी तो काट सकता है ए के वृक्ष की डालियां, साथ ही जो क्या बोलते हैं ए है, ए के वृक्ष में जो फल लग रहे हैं, वो फल अगर उसकी जमीन पे उसकी जमीन की जितने वृक्ष का जो भाग है, उसकी जमीन पे जो फल हो रहे हैं, सिर्फ उसी पे वो अधिकार कर सकता है। उसके मतलब अपने पड़ोसी की जमीन पे जाके अपने पेड़ से गिरे हुए फल को वो उठाने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि वो इसमें सुखाधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें देखिए बेनिफिशियरी इंजॉयमेंट ऑफ दी हेरिटेज ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये अपनी जमीन का उपयोग फायदाप्रद उपभोग करने के लिए दूसरे की जमीन पे जाके फल उठाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मतलब हो सकता है उसके घर में वृक्ष होते ही नहीं, फल लगते ही नहीं, है ना। तो वृक्ष होना, फल लगना, वो उसकी अपनी जमीन पे जितना हक है उसका, वो सिर्फ उतना ही यूज कर सकता है, पड़ोसी की जमीन पे जाने का दावा वो नहीं कर सकता। और ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्यूट तभी होगा जब पड़ोसी उसको आने से मना करे, और अगर पड़ोसी मना नहीं कर रहा है तो मतलब ये डिस्प्यूट की स्थिति ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम सिनॉप्सिस बता दीजिए आंसर का कैसे लिखना है। तो देखिए, मैं जो सीक्वेंस आपको बता रही हूँ वही सिनॉप्सिस है। आप जब सेक्शन वाइज लिख रहे हैं इजमेंट राइट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, तो आपको साथ में जो आप एग्जाम्पल देंगे उसके साथ आपको ये भी इंक्लूड करना है कि कौन से राइट सुखाधिकार में नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू।